गुड मॉर्निंग। तो आज हम देखने वाले हैं, लास्ट लेक्चर में जैसे कि हमने देख लिया था, सबसे पहले टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में, उसके बाद हमने GTPL स्कोर के बारे में डिस्कस किया था। इनके बाद आज हम देखने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या एक्सटर्नल जेनेटेलिया भी कह सकते हैं, और दूसरा है हमारा इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दूसरा नाम लिखें तो हम लिख सकते हैं इसको वल्वा। वल्वा के अंदर कौन कौन से ऑर्गन हमारे एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आएगा मॉन्स प्यूबिस, दूसरा हमारा लेबिया मेजोरा, और थर्ड वन लेवियम माइनोरा। इसके बाद लास्ट जो आएगा हमारा इसमें वेस्टिब्यूल। इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वजाइना जो कि कनेक्टिंग ऑर्गन होगा एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स का। उसके बाद सर्विक्स, इन दोनों को जो कनेक्ट करता है स्ट्रक्चर उसको हम फॉर्निक्स के नाम से जानते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सर्विक्स कनेक्ट होता है हमारे इस्थमस पार्ट से, यूट्रस के इस्थमस पार्ट से, और इस्थमस कंटिन्यू करता है फिर इस्थमस के बाद बॉडी, और लास्ट वाला पार्ट फंडस। इसके साथ साथ इसमें फैलोपियन ट्यूब भी आएंगी, और ओवरी जो कि प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इनको समझने के लिए सिंपल हम समझ लेते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सटर्नल वालों को तो हम डिस्कस करेंगे, इंटरनल वाले कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड हैं उनको देख लेते हैं। तो हम जो सबसे पहले इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे वजाइना की, जो कि कनेक्टिंग ऑर्गन बोला था हमने इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। उसके बाद हमने बोला था इन दोनों को कनेक्ट करने वाला एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हमने फॉर्निक्स बोला था, वो ये है। और उसके बाद अपर सिस्टम जिसको हमने सर्विक्स बोला था, ये वाला पार्ट हमारे यूट्रस का बॉडी है, और ये वाला पार्ट कहलाता है फंडस। उसके बाद जो इसमें एसेसरी ऑर्गन्स लगे हुए हैं वो है फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब कंटिन्यू होती है कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से जिनको हम बोलते हैं फिम्ब्री। ओवरी हमने डिस्कस की थी, तो ओवरी हमारे बॉडी के जो सबसे अपर वाला पार्ट है वहाँ से कनेक्टेड है, और ये ओवम रिलीज़ करती है। तो फिम्ब्री का काम है ओवम को कैच करने का। तो इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हमने केवल स्ट्रक्चर देख लिया। तो शुरू करते हैं हम मॉन्स प्यूबिस यानी कि एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वल्वा वाले पार्ट से, जिसमें कि
मॉन्स प्यूबिस, सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस है। तो मॉन्स प्यूबिस के बारे में बात करने से पहले एक थिक लेयर एक्सटर्नल जेनिटल सिस्टम में हमको देखने को मिलती है फीमेल में। उसको हमने बोला लेबिया मेजोरा। ये लेबिया मेजोरा लिप लाइक स्ट्रक्चर है, एक लिप लाइक स्ट्रक्चर है और ये कवर करके रखती है लेबिया माइनोरा को। दूसरी बात, कंपेयर टू लेबिया माइनोरा ये थिक पार्ट होती है, थिक टिश्यू की बनी हुई और थिकेस्ट पार्ट होती है यहाँ की। लेबिया माइनोरा में और मेजोरा में थिक होने की वजह से इसको लेबिया मेजोरा और आउटर कवरिंग बोला गया है। इसी के ऊपर एक टिश्यू के बने हुए फैटी टिश्यूज़ के पैड हैं, पैड लाइक स्ट्रक्चर है या यहाँ पे ये इसका काम है आपका मॉन्स प्यूबिस का प्रोटेक्शन का। मार्कर दूसरा ले लो, उसमें से कई सारे ले लो, डाल लो, बड़ी होगी। और है ना, थोड़ा आई टू आई कांटेक्ट की कमी हो रही है, मतलब कैमरे की तरफ देखते रहो ताकि बच्चे लाइव क्लास जो लेंगे वो सोचेंगे सर अपने को पढ़ा रहे हैं, हमें हमारी तरफ देख ही नहीं रहे। कैमरे की तरफ देखते रहो, है ना, ऐसा प्रेजेंट करो कि कैमरा जो है स्टूडेंट है आपका। ठीक है, बात कर रहे थे हम मॉन्स प्यूबिस की। तो मॉन्स प्यूबिस में क्या है, हमने बोला एक थिक पैड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है और शॉक अब्जॉर्बिंग का काम करता है, शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है। दूसरा हमने बात की थी लेबिया मेजोरा की, जो हमने बोला एक थिक पार्ट है, थिकेस्ट पार्ट है कंपेयर टू लेबिया माइनोरा और आउटर कवरिंग है या आउटर लेयर है और लिप लाइक स्ट्रक्चर है। तो तीन चीज़ें हमने इसके बारे में पढ़ ली थी, देख लेते हैं। सबसे पहले एक तो हमने बोला आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग। सेकेंड वन हमने बोला स्ट्रक्चर इसका किसकी तरह है, लिप लाइक स्ट्रक्चर है। थर्ड वन जो बात करी हमने बोला किसे कवर करके रखता है, तो कवर करके रखता है लेबिया माइनोरा को। तो ये बातें थी मॉन्स प्यूबिस और लेबिया मेजोरा के बारे में। अब देख लेते हैं एक और क्वेश्चन जो यहाँ पे से पूछा गया है पिछले 2019 आरआरबी में, होमोलोगस। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर ऑफ लेबिया मेजोरा इन मेल। तो उसको समझने के लिए पहले हमें होमोलोगस समझना होगा कि होमोलोगस है क्या। तो होमोलोगस और एनालोगस दो वर्ड हमें देखने को मिलते हैं, या हमने पहले पढ़े होंगे। तो होमोलोगस वो स्ट्रक्चर्स, वो ऑर्गन्स हैं या उन ऑर्गन्स को बोला जाता है जिनका स्ट्रक्चर तो सेम होता है या इनका ओरिजिन सेम होता है, लेकिन इनके फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं या होते हैं, फंक्शन डिफरेंट हो सकते हैं। एनालोगस वो ऑर्गन्स हैं बिल्कुल इनके अपोजिट, इनके स्ट्रक्चर तो डिफ़र कर सकते हैं पर इनका जो फंक्शन होगा वो सेम होगा। अब स्ट्रक्चर सेम और फंक्शन डिफर में कैसे कैसे कह सकते हैं हम। सपोज जैसे इस छोटे छोटे इंसेक्ट हैं जो उनके विंग्स हैं, छोटे इंसेक्ट के जो विंग्स हैं, या फिर वो एनिमल्स जो विंग्स के फ्लाई करने के लिए यूज़ नहीं करते। और फिर हम कह सकते हैं विंग्स ऑफ ह्यूमन हैंड्स की बात कर सकते हैं, ह्यूमन हैंड, इसको समझ लेते हैं। तो स्ट्रक्चर और ओरिजिन तो इन दोनों का एक ही है। अगर हम इनके ओरिजिन की बात करें या बोन्स की बात करें तो लगभग जो स्ट्रक्चर होगा इनका सिमिलर होगा, लेकिन ह्यूमन के हैंड्स
वर्क करने के लिए यूज़ होते हैं, जबकि एनिमल्स के या जो भी बर्ड्स हैं उनके जो विंग्स होते हैं वो फ्लाई करने के लिए हैं। इसी तरीके से एनालोगस में भी स्ट्रक्चर हो सकता है हमारा अलग, लेकिन उनका फंक्शन सेम हो सकता है। तो हम बात कर रहे थे होमोलोगस की। तो लास्ट क्वेश्चन आया था आरआरबी में कि होमोलोगस स्ट्रक्चर ऑफ द लेबिया मेजोरा इन मेल्स। तो लेबिया मेजोरा का जो होमोलोगस स्ट्रक्चर है वो मेल स्कॉटम है। मेल स्कॉटम होमोलोगस स्ट्रक्चर है किसका? लेबिया मेजोरा का। तो लेबिया मेजोरा के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं लेबिया माइनोरा की। लेबिया माइनोरा। तो सबसे पहले जो लेबिया माइनोरा है वो थिन पार्ट है कंपेयर टू लेबिया मेजोरा के। दूसरी चीज़, ये कंसिस्ट करके रखता है वेस्टिब्यूल को, कंसिस्ट वेस्टिब्यूल। तो हमने देखा था थिक वाला पार्ट जो बाहर वाली कवरिंग थी वो थी हमारी लेबिया मेजोरा, और इसके अंदर जो थिन वाली या पतली वाली जो स्ट्रक्चर है वो है हमारा लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के अंदर हमने बोला कि वो वेस्टिब्यूल को क्या करके रखता है? कवर करके रखता है, या वेस्टिब्यूल इसके अंदर रहता है। तो हम बोल सकते हैं वेस्टिब्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा ट्राइंगुलर इन स्ट्रक्चर रहता है। वेस्टिब्यूल का स्ट्रक्चर जो रहता है वो थोड़ा सा ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर रहता है कंपेयर टू लेबिया मेजोरा और माइनोरा के, जो कि लिप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब ये वेस्टिब्यूल जो हम पढ़ रहे हैं, वेस्टिब्यूल में दो चीज़ें हैं। पहला तो ओपनिंग्स प्रेजेंट होते हैं, ओपनिंग्स प्रेजेंट होते हैं, और कुछ ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं। तो वेस्टिब्यूल को हमने बोला कि लेबिया माइनोरा के अंदर एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है जिसमें कि कुछ ओपनिंग और कुछ ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं। कितनी ओपनिंग प्रेजेंट रहती हैं? तो 2 ओपनिंग और 2 ही ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं वेस्टिब्यूल के अंदर। तो वेस्टिब्यूल को डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि वल्वुलर स्ट्रक्चर या वल्वा का स्ट्रक्चर, वल्वा के अंदर हमने मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं वेस्टिब्यूल के बारे में। तो वेस्टिब्यूल में जैसे कि हमने बोला 2 ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। तो कौन कौन सी? सपोज ये वेस्टिब्यूल है, तो वेस्टिब्यूल में एक ओपनिंग यहाँ पे प्रेजेंट है अपर साइड पे, और एक ओपनिंग लोअर साइड पे। अपर जो ओपनिंग है उसे बोला जाता है यूरेथ्रल ओपनिंग, क्योंकि फीमेल में रिप्रोडक्टिव पैसेज और जो भी एक्सपल्सिव या फिर वेस्ट प्रोडक्ट है उनके लिए अलग अलग पैसेज दिया गया है। तो यूरिन के लिए यूरेथ्रल ओपनिंग अलग है, और रिप्रोडक्टिव या फिर बाकी के वेस्ट प्रोडक्ट के लिए मेंस्ट्रुएशन और एक्सपल्शन ऑफ फीटस के लिए जो ओपनिंग दी गई है वो अलग है। तो यूरेथ्रल ओपनिंग कहाँ पे है? अपर साइड की जो ओपनिंग है वेस्टिब्यूल के अंदर वो है यूरेथ्रल ओपनिंग, और जो लोअर साइड की ओपनिंग है वो है आपकी वजाइनल ओपनिंग। तो हमने वेस्टिब्यूल में 2 ओपनिंग पढ़ लिए। अब इनका काम क्या क्या है? तो यूरेथ्रल ओपनिंग का तो केवल यूरिन पास करने का काम है, और जबकि वजाइनल ओपनिंग का काम, सबसे पहला जो काम है वो है आपका मेंस्ट्रुअल वेस्ट के लिए, मेंस्ट्रुअल वेस्ट को एक्सपेल आउट करने के लिए वजाइनल ओपनिंग। दूसरा कोइटस एक्ट या तो कोइटस एक्ट या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स हम बोल सकते हैं, इसके लिए वजाइनल ओपनिंग है। और जो थर्ड वन और सबसे इम्पॉर्टेंट है वजाइनल ओपनिंग का, वो है एक्सपल्शन ऑफ फीटस या फिर डिलीवरी के लिए, एक्सपल्शन ऑफ फीटस या डिलीवरी कह सकते हैं हम इसको। तो हमने वजाइनल ओपनिंग के 3 फंक्शन पढ़ लिए हैं। पहला तो है मेंस्ट्रुअल वेस्ट के एक्सपेल आउट करने के लिए,
दूसरा है कोइटस एक्ट या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, और थर्ड वन है एक्सपल्सन ऑफ फीटस या फिर डिलीवरी के लिए। तो ये वजाइनल ओपनिंग के बारे में था। अब जैसा कि हमने बोला था 2 ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं और 2 ही ग्लैंड भी प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे। तो यूरेथ्रल ओपनिंग के पास में जो 2 ओपनिंग प्रेजेंट हैं, यूरेथ्रा के पास में जो 2 ओपनिंग प्रेजेंट हैं, इन ओपनिंग्स को या इन ग्लैंड्स को बोला जाता है स्किनिस ग्लैंड, स्किनिस ग्लैंड। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अपर साइड की ग्लैंड है या अपर ओपनिंग के पास में जो ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, यानी कि यूरेथ्रल ओपनिंग के पास में जो ग्लैंड प्रेजेंट है, उसको हम कह सकते हैं स्किनी ग्लैंड। दूसरी जो बात हम कर सकते हैं वजाइनल ओपनिंग के बारे में, तो वजाइनल ओपनिंग के पास भी 2 ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। इनको हम जानते हैं बार्थोलिन ग्लैंड के नाम से, बार्थोलिन्स ग्लैंड के नाम से। तो बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में क्या जानते हैं हम? तो बार्थोलिन ग्लैंड का काम क्या है और स्किनी ग्लैंड का काम क्या है? तो इनके दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जैसे स्किनी ग्लैंड का सबसे पहला जो फंक्शन है वो है एंटी माइक्रोबियल फंक्शन, एंटी माइक्रोबियल फंक्शन। एंटी माइक्रोबियल का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस की ग्रोथ होगी तो उसको किल करने का काम करेंगे। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे एक पैरासाइट पाया जाता है जिसको हम डोडरलिन बेसिलाई के नाम से जानते हैं, डोडरलिन बेसिलाई के नाम से जानते हैं। पीजीआई रोहतक, एम्स रायपुर का क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो कि वहाँ के पीएच को मेंटेन करता है, जो कि वहाँ के पीएच को मेंटेन करता है? तो डोडरलिन बेसिलाई। डोडरलिन बेसिलाई एक्चुअली एक लैक्टोबेसिलाई है, लैक्टोबेसिलाई स्पीसीज का बैक्टीरिया है। डोडरलिन इसलिए नाम दिया गया क्योंकि सबसे पहले इसको जो डिस्कवर किया था वो किया था अल्बर्ट डोडरलिन ने। उन्हीं के नाम से इस लैक्टोबेसिलाई का नाम डोडरलिन बेसिलाई दिया गया, जो कि वजाइना के पीएच को मेंटेन करके रखता है। तो इसका एंटी माइक्रोबियल फंक्शन हो गया। दूसरी चीज़, दूसरा जो काम है स्किनी ग्लैंड का वो लुब्रिकेशन का काम है, ड्राइनेस से प्रिवेंट करता है यूरेथ्रा को। अब हम बात करते हैं बार्थोलिन ग्लैंड की। तो बार्थोलिन ग्लैंड के भी 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हैं? बार्थोलिन ग्लैंड का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये एल्कलाइन पीएच को मेंटेन करता है, एल्कलाइन पीएच को मेंटेन करता है। एल्कलाइन पीएच मतलब अभी तक हमने बोला कि जो वजाइना का जो पीएच है वो है हमारा कितना, 3.5 से लेके 4 के आसपास, या आपको पीआर यादव या फिर बाकी की बुक्स में 3 से 4.8 तक भी देखने को मिल सकता है। तो पीएच हमारा एसिडिक होता है। अब अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर स्पर्म के ट्रेवल के ड्यूरेशन में स्पर्म को क्या चाहिए होता है, अगर एसिडिक इन्वायरमेंट हुआ तो स्पर्म वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो उस टाइम पे बार्थोलिन ग्लैंड अपना सीक्रेशन करती है जिससे कि एल्कलाइन इन्वायरमेंट बन जाता है कुछ टाइम के लिए, जब तक कि स्पर्म वहाँ पे सरवाइव कर ले या वहाँ से ट्रेवल कर जाए। तो एल्कलाइन इन्वायरमेंट बनाना पहला काम तो इसका ये है। दूसरा काम बार्थोलिन ग्लैंड का क्या है? दूसरा काम है लुब्रिकेशन का, लुब्रिकेशन का ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, फ्रिक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, फ्रिक्शन या फिर इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पे लुब्रिकेट करके रखता है आपका बार्थोलिन ग्लैंड। इस ग्लैंड के बारे में खास बात क्या है? बार्थोलिन ग्लैंड केवल और केवल रिप्रोडक्टिव एज में ही वर्क करती है, रिप्रोडक्टिव एज में ही फंक्शनिंग होती है, रिप्रोडक्टिव एज में ही फंक्शनिंग होती है बार्थोलिन ग्लैंड। तो हमने देख लिया वेस्टिब्यूल के बारे में कि वेस्टिब्यूल के अंदर हमारे पास 2 ओपनिंग्स प्रेजेंट थी और 2 ही हमारे पास ग्लैंड प्रेजेंट थी। तो ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद हम बात कर रहे हैं, हाँ, लेबिया माइनोरा में एक और चीज़ ऐड कर लेना। लेबिया माइनोरा में हमने बोला, लेबिया माइनोरा एक स्ट्रक्चर होता है अंदर वाला, तो जहाँ पे ये मर्ज हो रहा है डाउन साइड पे, जहाँ पे इन्फीरियरली जहाँ पे लेबिया माइनोरा मर्ज हो रहा है, उस वाले पार्ट को हमने बोला फोर्चीट। इसका नाम क्या है? फोर्चीट है। ये फोर्चीट स्ट्रक्चर क्या करता है? यही वो स्ट्रक्चर है जहाँ से ड्यूरिंग लेबर, फोर्चीट एक ऐसा स्ट्रक्चर है लेबिया माइनोरा का जो इन्फीरियरली जहाँ पे लेबिया माइनोरा कनेक्ट हो रहा है या मर्ज हो रहा है, वहाँ पे इस स्ट्रक्चर को हमने बोला फोर्चीट, जो कि लेबिया माइनोरा को किससे जोड़ता है? पोस्टीरियर पेरिनियम से कनेक्ट कर रहा है। क्लियर? तो ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, जब डिलीवरी हो रही होती है, तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर हम एक प्रोसीजर करते हैं जिसका नाम हम बोलते हैं एपिजियोटमी। एपिजियोटमी, तो एपिजियोटमी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम डिलीवरी करवाने के लिए सेलेक्टिव या इलेक्टिव प्रोसीजर किया जाता है। डिलीवरी को आसान करने के लिए क्या जाता है इस प्रोसीजर में? इसमें हम पेरिनियम, ये फोर्चीट वाले स्ट्रक्चर जो कि लेबिया माइनोरा का लास्ट पार्ट है, यहाँ से एक इंसिजन लगाते हैं पेरिनियम में। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एपिजियोटमी हम लगा रहे हैं तो हम फोर्चीट वाले स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। तो ये तो था लेबिया माइनोरा के बारे में। अपर वाला स्ट्रक्चर, नीचे तो फोर्चीट कहलाता है लेबिया माइनोरा का, अपर वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे स्किनी कुछ फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रीप्यूस। प्रीप्यूस क्या है? प्रीप्यूस एक स्ट्रक्चर है, मतलब जहाँ पे लेबिया माइनोरा अपर साइड पे मर्ज हो रही है, नीचे की साइड पे मर्ज हो रही थी तो फोर्चीट बना रही थी, अपर की साइड पे प्रीप्यूस। तो प्रीप्यूस आपने सुना होगा, मेल में जो ग्लांस पेनिस है, ग्लांस पेनिस को टिश्यूज़ या सेल्स कवर करके रखते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रीप्यूस। तो यहाँ पे भी वही काम है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको फीमेल पेल्विस बोला जाता है। फीमेल पेल्विस किसे बोला जाता है? प्रीप्यूस ने कवर किया फीमेल पेनिस को, तो फीमेल पेनिस को कवर किया तो इसको हम बोलते हैं क्लीटोरिस। पीजीआई रोहतक में एक क्वेश्चन आया था कि क्लीटोरिस कौन सी डक्ट से डेवलप होता है। पीजीआई रोहतक का क्वेश्चन है कि क्लीटोरिस कौन सी डक्ट से डेवलप हुआ है, तो आपको क्या लिखना है वहाँ पे? मुलेरियन डक्ट के बारे में हम बाद में इनके बारे में बहुत डिस्कस करेंगे जब हम प्लेसेंटल डेवलपमेंट पढ़ेंगे। उसमें हम देखेंगे कि एक्टोडर्म, इंडोडर्म और कौन कौन से स्ट्रक्चर से कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर हमारे बॉडी के ऑर्गन्स बने हैं। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने देखा कि मॉन्स प्यूबिस कैसे प्रोटेक्शन कर रहा है, लेबिया मेजोरा कैसे लिप लाइक स्ट्रक्चर है और लेबिया माइनोरा को कवर करती है। उसके साथ साथ हमने देखा कि ये होमोलोगस होती है स्कॉटम के, और लेबिया माइनोरा में हमने देख लिया कि नीचे की साइड अगर मर्ज होती है तो फोर्चीट कहलाता है, जहाँ पे हम एपिजियोटमी लगा रहे हैं। अपर साइड पे स्किन के कुछ फोल्ड रह रहे हैं जो कि क्लिटोरिस को कवर कर रहे हैं, और क्लिटोरिस डेवलप हो रही है किससे? मुलेरियन डक्ट से। नेक्स्ट हम बात करते हैं वजाइना के बारे में। इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वजाइना। सबसे पहले वजाइना के बारे में जो क्वेश्चन आया है वो आया है कि वजाइना के एंटीरियरली लेंथ कितनी होती है और पोस्टीरियरली लेंथ कितनी होती है। तो एंटीरियरली अगर हम वजाइना की लेंथ देखें तो 7 सेंटीमीटर के आसपास एंटीरियरली देखी गई है, और पोस्टीरियरली इसका जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर होता है। दूसरी चीज़ इसमें पूछा जाता है एंगल के बारे में। तो वजाइना का जो एंगल बनाती है यूट्रस के साथ में वो होता है 45 डिग्री एंगल के साथ में। थर्ड वन, वजाइना को हम कनेक्टिंग पार्ट बोला हमने। कनेक्टिंग पार्ट किसका? इंटरनल रिप्रोडक्टिव
ऑर्गन्स का और एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। क्लियर है? तो ये देख लिया हमने वजाइना के बारे में। सबसे पहला वजाइना की लेंथ कहाँ से स्टार्ट है, वजाइनल ओपनिंग हमने देख ली थी। वजाइनल ओपनिंग स्टार्ट होती है एंटीरियर साइड पे, अगर हम इस मेज़र करते हैं तो 7 सेंटीमीटर, पोस्टीरियर साइड पे 9 सेंटीमीटर, और एंगल जो बना रही है 45 डिग्री का एंगल बना रही है। नेक्स्ट हमने बोला वजाइना एक कनेक्टिंग पार्ट है किसका, इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का और एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। नेक्स्ट पार्ट हमने बोला था कि एक स्ट्रक्चर है फॉर्निक्स, वजाइना जिससे कनेक्ट हो रहा है और सर्विक्स के साथ कनेक्ट कर रहा है, वो है फॉर्निक्स। तो फॉर्निक्स एक हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर है, कुछ हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें कि 4 हॉर्न होते हैं। हॉर्न क्या है, सींग जैसे स्ट्रक्चर्स को हम हॉर्न्स बोलते हैं, सींग जैसे स्ट्रक्चर्स को हम हॉर्न बोलते हैं। तो यहाँ पे टिश्यूज़ के छोटे छोटे 4 कितने हॉर्न्स, 4 हॉर्न्स देखने को मिले हैं हमें। अब इन फॉर्निक्स की क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन के टाइम पे या प्रेगनेंसी के टाइम पे एक साइन देखते हैं हम। उस टाइम पे हम क्या देखते हैं कि सर्विक्स में पल्सेशन चेक करते हैं, सर्विक्स में पल्सेशन चेक करते हैं, सर्विक्स में पल्सेशन चेक करते हैं। अगर सर्विक्स में पल्सेशन आ रहा है तो हम प्रोबेबल कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है कि जो फीमेल है उसने कंसीव किया है, लेकिन ये कोई पॉजिटिव साइन या फिर कंफर्मेटरी साइन नहीं है। तो सर्विक्स में पल्सेशन जब होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओशिएंडर साइन। तो अगर हमने ओशिएंडर साइन चेक करना है तो हम किससे करेंगे, इसी फॉर्निक्स से करते हैं। दूसरी चीज़ फॉर्निक्स के बारे में क्या है, दूसरी चीज़ फॉर्निक्स के बारे में क्या है कि जो आपका फॉर्निक्स है, तो फॉर्निक्स में हमारे एंटी सर्वाइकल यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम, ओशिएंडर साइन चेक कर लिया हमने, तो एंटी सर्वाइकल जो भी एनेस्थीसिया देते हैं, एंटी सर्वाइकल एनेस्थीसिया जो हम लगाते हैं वो इन्हीं हॉर्न्स पे लगाया जाता है, जो कि सर्विक्स का पार्ट हम इसको कह सकते हैं। क्लियर? तो ये बात थी किसके बारे में, फॉर्निक्स के बारे में। अब हम अगली बात करने वाले हैं, इसके बाद जो एक स्ट्रक्चर है वो है इस्थमस। इस्थमस बॉडी और फंडस को हम सीधे सीधे यूट्रस लिख सकते हैं, सीधे सीधे हम क्या लिख सकते हैं उसको, यूट्रस लिख सकते हैं। तो यूट्रस में हमने क्या देखा था अभी तक, यूट्रस में हमने देखा कि इस्थमस वाला पार्ट सबसे लास्ट वाला पार्ट है जो कनेक्ट कर रहा है सर्विक्स को और बॉडी को, उसको हमने क्या बोला, इस्थमस बोला। उसके ऊपर बॉडी है और उसके ऊपर फंडस पार्ट है। तो सबसे पहले यूट्रस के बारे में जो क्वेश्चन आ रखा है वो है क्या, यूट्रस कैसा ऑर्गन है। तो लगभग 2019 के सारे और 2020 के सारे एम्स रायपुर से लेके अभी नागपुर एम्स तक, और अभी एमएससी एंट्रेंस एम्स दिल्ली और उत्तराखंड स्टेट नर्सिंग एमएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यूट्रस की पोजीशन कैसी होती है, यूट्रस की पोजीशन के बारे में। तो यूट्रस की पोजीशन कैसी है, पहले तो एंटीफ्लेक्स पोजीशन है किसके, यूट्रस की। मतलब ये आगे की तरफ फ्लेक्शन रहता है, कुछ इस तरीके से फ्लेक्स रहता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं यूट्रस के साइज की, यूट्रस के साइज की। तो ये यूट्रस का साइज है वो कितना है, यूट्रस का साइज कितना है। अगर हम लेंथ की बात करें, तो 7.5 सेंटीमीटर यूट्रस की लेंथ है। अगर हम इसकी विड्थ की बात करें तो 5 सेंटीमीटर विड्थ है नॉर्मली। और अगर थिकनेस की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर इन थिकनेस है हमारा क्या, यूट्रस। कई बार ये पूछा जा सकता है इंच में, तो आपको ध्यान रखना है अगर इंच में आए तो 3 इंच लेंथ होती है
2 इंच आपकी विड्थ और 1 इंच थिकनेस। तो आप इसको याद ऐसे भी कर सकते हैं 3 to 1, लेकिन ये इंच में है। आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन में क्या दिया गया है, सेंटीमीटर में या फिर इंच में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हो गया यूट्रस के बारे में। अब इसके शेप के बारे में, शेप कैसा शेप होता है यूट्रस का। तो यूट्रस का शेप है पेयर शेप या फिर पायरीफॉर्म, हम कह सकते हैं इसको पायरीफॉर्म शेप। नॉर्मली जो यूट्रस का शेप होता है वो पायरीफॉर्म शेप होता है। अगर हम बात करें प्रेग्नेंट वुमेन की 12th वीक में, तो 12th वीक में आपको यूट्रस कैसा देखने को मिलेगा, ग्लोब्यूलर देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा, ग्लोब्यूलर देखने को मिलेगा। और 36 वीक में अगर आपसे पूछा जाए कि यूट्रस का शेप कैसा है, तो आपने वहाँ पे क्या बोलना है, स्फेरिकल शेप। कैसा, स्फेरिकल शेप। तो यूट्रस का जनरली तो हमने देखा कि एक पायरीफॉर्म शेप है, लेकिन जैसे ही 12th वीक पे पहुँचता है तो ग्लोब की तरह शेप हो जाता है। कैसे हो जाता है, ग्लोब की तरह। और 36 वीक पे कुछ स्पेरिकल फॉर्म में क्या बना देता है, स्पेरिकल फॉर्म में यूट्रस का शेप देखने को मिलता है। क्लियर हो गई इतनी बात। तो यूट्रस के बारे में हमने बात कर ली, साइज़ के बारे में भी। कभी कभी यूट्रस के फंडस पार्ट का साइज़ पूछा गया है, फंडस पार्ट का साइज़ भी पूछा गया एक बार एग्जाम में। तो हम बात कर लेते हैं फंडस की, बॉडी और स्थमस तीनों की। और सर्विक्स भी पूछा गया, RK MSc में सर्विक्स का साइज़ भी पूछा गया था। तो इन सब के साइज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारा फंडस वाला पार्ट है 1.5 सेंटीमीटर इसका साइज़ है। कितना, 1.5 सेंटीमीटर क्या है, फंडस का साइज़ है। बॉडी के बारे में बात की जाए तो बॉडी का जो साइज़ है वो है 3 सेंटीमीटर। और स्थमस सबसे छोटा पार्ट है तो उसका 1.5 सेंटीमीटर से लेके 2 सेंटीमीटर तक हो सकता है। और सर्विक्स का 2.5 से लेके 3.5। अगर एवरेज में जो क्वेश्चन में आंसर माना था उन्होंने, वो माना था 3 सेंटीमीटर। तो है ये हो गया यूट्रस का साइज़। तो हमने यूट्रस के अंदर देख लिया सर्विक्स, स्थमस, बॉडी और फंडस वाला पार्ट। अब बात करते हैं इसके कुछ कनेक्टेड या फिर एसेसरी जो इस पे स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं। सबसे पहला है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब के बारे में जो सबसे पहला पार्ट है उसको तो हमने फिम्बरी बोल दिया। अब एक क्वेश्चन में आया था कि फिम्बरी कितने फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो 15 से लेके 20 तक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपके फिम्बरी में देखने को मिलते हैं, जिनका कि काम होता है ओवम को कलेक्ट करना या फिर रिसीव करना ओवरी से। क्लियर। दूसरी चीज़ जो सबसे पहला पार्ट है फिम्बरी से लगा हुआ वो कहलाता है इनफंडिबुलम, जैसा कि हमने पहले देख लिया था इनफंडिबुलम। तो इनफंडिबुलम का साइज़ पूछा जा सकता है 1.25 से लेके 1.50। अगर एवरेज में आए तो 1.40 तक मान सकते हैं। तो इनफंडिबुलम एक फनल लाइक स्ट्रक्चर है। फनल जैसे कि हमने घर में देखा हुआ है फनल, तो फनल की तरह स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है, फिम्बरी से जो फिम्बरी ने कलेक्ट किया है ओवम, उसको आगे की तरफ भेजने का काम करता है। इसका साइज़ बहुत छोटा है, तो यहाँ पे हम ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो कहाँ पे होगा, सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब कौन सा है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, एम्पुला को बोला जाता है। अब लार्जेस्ट पार्ट है तो इसीलिए यहीं पे फर्टिलाइजेशन भी होता है। क्या होता है यहीं पे, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब यहीं पे एम्पुला वाले रीजन में ही ओवम और स्पर्म मिलके जाइगोट को डेवलप करते हैं या जाइगोट का निर्माण करते हैं।
तो सिंपल से हमने बोला लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है फैलोपियन ट्यूब का, तो वो है आपका एम्पुला। और एम्पुला पार्ट कितने सेंटीमीटर का होता है या इसका साइज़ क्या होता है, तो सबसे बड़ा साइज़ है एम्पुला का 5 सेंटीमीटर। तो एम्पुलरी पार्ट में ही फर्टिलाइजेशन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। एम्पुला के बाद जो पार्ट आता है वो है इस्थमस। फैलोपियन ट्यूब का अगला पार्ट इस्थमस। तो हमने फैलोपियन ट्यूब में सबसे पहले क्या देखा, तो सबसे पहले हमने फिम्बरी देख ली, जो हमने बोला 15 से 20 एक कैसे हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। दूसरी बात, फिम्बरी से कनेक्टेड जो पार्ट है उसको हमने क्या बोला, इनफंडीबुलम बोला। इनफंडीबुलम को हमने बोला कितना साइज है इसका, 1.25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमने इनफंडीबुलम देख लिया। तो इनफंडीबुलम के बाद जो बड़ा सा पार्ट था वहाँ पे हमने बोला ये वाला रीजन हमारा कौन सा था, एम्पुला, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है किसमें, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे हमारा जाइगोट का और ओवम मिलके क्या बनाने वाले हैं, जाइगोट बनाने वाले हैं, और यहीं पे फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस होगी। नेक्स्ट, एम्पुला के बाद जो पार्ट है उसको हम बोल रहे हैं इस्थमस। क्या बोल रहे हैं इसको, इस्थमस। तो इस्थमस का साइज 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है। काम क्या है इन सब का, ये सबके अंदर सीलिएटेड एपिथेलियम सेल्स हैं। कौन सी सेल्स हैं, सीलिएटेड। तो सीलिएटेड सेल्स हैं मतलब यहाँ पे क्या है, सीलिएटेड सेल्स हैं, तो इनका मतलब क्या है कि इनके अंदर सीलिया प्रेजेंट है। और अगर सीलिया प्रेजेंट है तो ये क्या काम करेंगे, ओवम को आगे भेजने का काम करेंगे, मूव कराने का काम करेंगे। लेकिन क्या फर्टिलाइजेशन होते ही ओवम मूव करता है, नहीं करता है। क्यों नहीं करता, तो उसके बारे में देख लेते हैं। इस्थमस के बाद जो लास्ट वाला पार्ट पढ़ना है हमने, वो है इंट्राम्यूलर या फिर इंटरस्टिशियल पार्ट। इंटरस्टिशियल पार्ट, तो यहाँ पे क्या है, इंट्राम्यूलर। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, तो नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब कौन सा है, वो है आपका इंट्राम्यूलर पार्ट। इंट्राम्यूलर पार्ट खास क्यों है, तो इंट्राम्यूलर पार्ट इस वजह से खास है, यहाँ पे एक ट्यूबल ओस्टिया जिसे कि पेस मेकर ऑफ द यूट्रस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेस मेकर ऑफ द यूट्रस। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहीं से पेस मेकर का काम क्या था, हार्ट में अगर हमने पेस मेकर पढ़ा है तो उसका काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शंस को जनरेट करने का। क्या काम है, कॉन्ट्रैक्शन को जनरेट करने का। तो ट्यूबर ओस्टिया जो कि लास्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, या फिर हम ये कह सकते हैं यूट्रस की तरफ से फर्स्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, या हम ये कह सकते हैं यूटेरो ट्यूबल जंक्शन। तो यूटेरो ट्यूबल जंक्शंस में क्या होगा, ट्यूबल ओस्टिया प्रेजेंट है, जो कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या लेबर के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ लेबर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करने का काम करेगा। क्लियर होगी बात। तो ट्यूबल ओस्टिया कहाँ पे प्रेजेंट है, यूटेरो ट्यूबल जंक्शन पे, या जहाँ से फैलोपियन ट्यूब शुरू हो रही है वहाँ पे, जिसको हमने बोला इंट्राम्यूलर पार्ट। या फिर इसका एक और नाम है, वो है आपका कॉर्नुआ ऑफ द यूट्रस। तो कॉर्नुआ ऑफ द यूट्रस क्या है, जहाँ पे यूट्रस का और ट्यूबल जो फैलोपियन ट्यूब है उसका जंक्शन है। क्लियर हो गई इतनी बात। तो ये हो गया आपका ट्यूबल ओस्टिया। नेक्स्ट बात करते हैं हम फैलोपियन ट्यूब के बारे में, हो गया। लास्ट हमारा पार्ट बच गया ओवरी। ओवरी को हमने क्या बोला था, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन में हमने वजाइना या बाकी के ऑर्गन का नाम नहीं लिखना है। क्या लिखना है, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, ओवरी इन फीमेल एंड टेस्टिस इन मेल। क्लियर हो गया।
ठीक है, तो ओवरी भी क्या है, ओवरी को भी दो पार्ट में बांटा गया है। मतलब इसके अगर हम पार्ट करें तो एक हो सकता है कॉर्टेक्स वाला पार्ट और एक हो सकता है मेड्यूला वाला पार्ट। कौन सा? मेड्यूला पार्ट। तो मेड्यूलरी पार्ट कौन सा है? जो ओवम है उसके अंदर वाला जो पार्ट है उसको हमने मेड्यूला बोला और आउटर साइड वाला हो गया हमारा कॉर्टेक्स। क्लियर? बात करते हैं कॉर्टेक्स के बारे में। तो कॉर्टेक्स क्या है? तो कॉर्टेक्स का काम क्या है? तो कॉर्टेक्स का काम है जितने भी न्यूरल या फिर न्यूरोवस्कुलर सिस्टम से कनेक्ट करना। न्यूरोवस्कुलर सिस्टम से मतलब इसमें न्यूरॉन या हार्मोन का कनेक्शन डायरेक्ट रहेगा। कौन कौन से हार्मोन ज़्यादातर ओवरी में देखने को इफ़ेक्ट करते हैं या ओवरी रिलीज़ करती है जिनको? कौन से दो हार्मोन हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो हमने क्या देखा? हमने बोला ओवरी कौन सा पार्ट था जो हमारे किससे लगा हुआ है? फैलोपियन ट्यूब से लगा हुआ है। तो फैलोपियन ट्यूब यूट्रस के बॉडी के अपर वाले पार्ट से हमारी ओवरी लगी हुई है। ओवरी का काम क्या है? ओवरी का काम है, मेड्यूला का काम है फॉलिकल्स बनाना। क्या बनाना? फॉलिकल्स बनाना और स्टोर करना। फॉलिकल्स को स्टोर और डेवलप करने का काम है किसका? मेड्यूला का। जबकि कॉर्टेक्स का काम है न्यूरोवस्कुलर कनेक्शन का। अब बात करते हैं ओवरी के बारे में। तो ओवरी हमने पढ़ ली। तो ओवरी के अंदर फीमेल के अंदर फॉलिकल्स जो बनने स्टार्ट होते हैं, ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स बन रहे हैं फीमेल्स में, वो कब से बनना स्टार्ट कर देते हैं? तो जब फीमेल 20 वीक ऑफ जेस्टेशन में होती है, मतलब अभी जो फीमेल है वो अपनी मदर की वॉम्ब में है और 20 वीक हुए हैं अभी उसे जेस्टेशन के, तो तभी फीमेल के अंदर फॉलिकल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं जो आगे जाके प्राइमरी oocyte और फिर सेकेंडरी oocyte का डेवलपमेंट करेंगे। क्लियर? तो 20 वीक ऑफ जेस्टेशन पे कितने फॉलिकल्स रहते हैं? अभी मैं ओवम नहीं बोल रहा हूँ, oocyte नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? फॉलिकल्स। फॉलिकल्स क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी ये सेल्स डेवलप नहीं हुए हैं। तो 20 वीक ऑफ जेस्टेशन पे कितने रहते हैं? 7 मिलियन फॉलिकल्स रहते हैं। कब? 20 वीक ऑफ जेस्टेशन पे रहती है जब फीमेल बेबी। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ बर्थ, अब ये फॉलिकल्स इतने इमेच्योर रहते हैं या इतने डेवलप नहीं होते कि ये सारे के सारे सर्वाइव कर पाते हैं। तो लगभग 5 मिलियन फॉलिकल्स हमारे क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं बर्थ तक आते आते। तो हमारे पास बर्थ के टाइम पे केवल 2 मिलियन क्या बचते हैं? फॉलिकल्स बचते हैं। क्लियर होगी इतनी बात? ठीक है। अब बर्थ से लेके रिप्रोडक्टिव एज जो कि 12 to 15 ईयर है, वहाँ तक जाते जाते रिप्रोडक्टिव एज तक कितने बचते हैं? तो रिप्रोडक्टिव एज तक जाते जाते ये केवल और केवल बच जाते हैं 4 लाख। तो रिप्रोडक्टिव एज में कितने बच जाते हैं? 4 लाख। और अगर मेंस्ट्रुएशन ख़त्म हो गई है, मतलब आफ्टर मेनोपॉज हम कह सकते हैं, आफ्टर मेनोपॉज देखेंगे, अगर देखा जाए ओवरी में तो 10,000 से भी, मतलब 10,000 से भी कम रह जाते हैं फॉलिकल्स। 10,000 से भी कम रह जाते हैं फॉलिकल्स। 10,000 से भी कम रह जाते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं कि एक फीमेल फॉलिकल्स की। अब इन फॉलिकल्स में से हर साइकिल में, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में केवल और केवल एक फॉलिकल ही डेवलप हो पाता है। कितना डेवलप हो पाता है? केवल एक फॉलिकल ही डेवलप होता है। वही जाके आगे प्राइमरी oocyte बनाएगा। क्या बनाएगा? प्राइमरी oocyte बनाएगा। वही जाके सेकेंडरी oocyte या फिर ओवम बनाएगा। क्या बनाएगा? सेकेंडरी oocyte या ओवम बनाएगा। तो 4 लाख में से जो हमारे पास बच गए थे रिप्रोडक्टिव एज में, हमारे पास केवल 4 लाख रह गए थे। इन 4 लाख में से कितने पार्टिसिपेट कर पाते हैं?
कितने ओवम या कितने फॉलिकल्स पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो अगर हम हिसाब लगाएं तो हर एक साइकिल आती है 28 डेज़ पे। मतलब हमारा क्या है, 28 डेज़ पे क्या हो सकता है, एक ओवम डेवलप होगा, मतलब एक फॉलिकल ओवम बनेगा 28 डे पे। तो इस हिसाब से ईयरली अगर हम 365 डेज़ को डिवाइड कर दें, 365 डेज़ को डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, लगभग 13 से 14। तो 13 से 14 साइकिल ही एक साल में चल पाती हैं और उतने ही ओवम डेवलप होंगे। अब हमारी जो रिप्रोडक्टिव एज मानते हैं हम, वो कितनी मानते हैं, 15 से लेके 45 तक एवरेज। तो लगभग कितने ईयर हो गए, 30 ईयर हो गए। अब इस 30 ईयर में कितने साइकिल होंगे, अगर एक साल में 13 साइकिल हैं तो 30 ईयर में कितने हो जाएंगे, 490 या 390 के आसपास 390 साइकिल ही एक हो पाएगी। मतलब केवल और केवल 390 से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 410, अगर किसी की साइकिल ऊपर नीचे होती है 450, तो हम ये कह सकते हैं 400 से 450 के बीच में टोटल ओवम, मतलब 4 लाख में से भी, केवल 4 लाख में से भी लगभग 450 ओवम ही पार्टिसिपेट कर पाते हैं एक फीमेल की पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ में। ठीक है, बाकी कहाँ गए, बाकी डेवलप नहीं हो पाए, तो इसीलिए सेल डेवरीज बन के बॉडी की ओवरी ने खुद ही उनको इनगल्फ कर लिया। क्लियर हो गई इतनी बात। तो ये था हमारा क्या, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको समझ में आया होगा, क्लियर। थैंक यू।